नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हम लास्ट का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट भी आपको अपडेट किया जा रहा है। क्योंकि अब एग्जाम का टाइम काफी पास आ गया है, तो हमारा फोकस है कि हम आपको लास्ट टाइम में जो सबसे क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ वही सब क्रूशियल फैक्टर्स को आपसे अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका विशेष फोकस होना चाहिए कि आप इस क्लास के बाद बाकी के टाइम में जो आपने अब तक पढ़ा है उसको बहुत ही मेहनत के साथ जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके और एग्जाम के 10 दिन पहले ही आपकी लगभग सारी रिवीजन पूरी हो जानी चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो लास्ट का 10 दिन है, अब आपका प्रयास होना चाहिए कि जो लास्ट का 10 दिन है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के और सिर्फ लगाना नहीं है, क्योंकि लगाने से कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ लगाने से, जो लगाने का था वो आपने अब तक लगा लिया होगा। लगाने का जरूरत तब होता है जब आप उसको पहली बार या दूसरी बार शुरू कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के एनालिसिस करना होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन बनाने के पीछे एग्जामिनर क्या सोचता है और कहां पर वो गलत कराने की सोच रहा है। तो ऐसा जो लास्ट का 10 दिन है इसमें आप अपने पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। अगर लास्ट का 10 दिन भी अगर आप खूब मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काफी थक जाएगा। ऐसे में एक थका हुआ माइंड अपने एग्जाम हॉल में फुल पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं करेगा, फिर आपको चुनौती हो सकती है और हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में अपनी पूरी क्वालिटी के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो ऐसा इस समस्या से बचने के लिए लास्ट का जो 10 दिन है उसमें अपनी पढ़ाई का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा रिलैक्स भी करना होता है और साथ ही पढ़ने से ज्यादा अब एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि कैसे हम क्वेश्चन या अपने मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसी का प्रयास हम भी कर रहे हैं कि हम आपको लास्ट टाइम के जो स्ट्रेटेजीज होते हैं उनके साथ आपको अगले कुछ हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में ही आपको और अच्छे खासे तरीके से अपडेट कर दें, या हो सकता है आज के साथ ही ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी के साथ हम आपको शेयर कर दें स्ट्रेटेजी वीडियो, इसमें कि आपको लास्ट टाइम में पढ़ना क्या है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है और एग्जाम हॉल में आपको कैसे पेशेंसली डील करना है। तो ये सब सारी चीजें भी मैं आपको इस सीरीज में आगे जल्दी ही अपडेट करने वाला हूं। और लास्ट टाइम की बातों के साथ एक बात और ध्यान रखें कि ये सीरीज अगर आपने लगातार देख रखी है तो आप अपने पे भरोसा करें। ठीक है, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, इतना ही ज्ञान अगर आपने एग्जाम हॉल में डिलीवर कर दिया तो 100 में से 42-43 क्वेश्चन ही आपको फाइनली सही करने हैं। 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बिलीव करिए खुद पर भी, हमारे पर। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए रूपरेखा तंत्र फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस पर हस्ताक्षर किए थे। अब भारत ने हाल ही में किसी देश के साथ अगर कोई बड़ी संधि, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है तो वह यूपीएससी की निगाह में बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये 4 ऑप्शन है आपके। अब आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐसा इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब नहीं पढ़ा होगा तो आइए देख लेते हैं। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों ने हाल ही में इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। एग्रीमेंट क्या है कि जो दोनों देश के बीच छात्र या पेशेवर जो भी हैं इनके बीच जो गतिशीलता है, मतलब कि अगर इंडियन कोई छात्र है या कोई इंडिया का क्वालिटी के साथ काम करने वाला कोई वर्कर है जिसके पास स्किल है, स्किल्ड वर्कर है, वो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है तो इंडिया का वर्कर ऑस्ट्रेलिया जा सके और ऑस्ट्रेलिया का वर्कर आसानी से इंडिया आ सके, इसके लिए दोनों देशों ने ऐसा संधि किया है कि आपस में वर्कर्स को आने जाने में, स्टूडेंट्स को आने जाने में समस्या नहीं। ठीक है, और आसानी से वर्कर्स एक दूसरे के देश में जाकर के प्रॉपर काम कर सके। इसी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो ये ध्यान रखना है कि संधि का नाम क्या है। संधि का नाम है कि योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए रूपरेखा तंत्र। क्या है ये कि फ्रेमवर्क मैकेनिज्म किसके लिए, फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर कोई क्वालिटी है किसी भी देश के स्टूडेंट्स में, किसी देश के एम्प्लॉय में, तो उस देश की क्वालिटी एम्प्लॉय अगर दूसरे देश में काम करना चाह रहा है तो वो आसानी से फ्लो कर सके। ठीक है, इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो, और अगर नहीं पढ़ा होगा तब तो मुश्किल हो सकता है। प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा की गणना इनमें से किस न्यूनतम मानदंड के आधार पर की जाती है? तो भारत में गरीबी रेखा का जो गरीबी रेखा की गणना होती है, इस रेखा की गणना करने के लिए पहले प्लानिंग कमीशन करता था। प्लानिंग कमीशन ने एक पैरामीटर बनाया था, और वो पैरामीटर क्या होता था कि हमारे यहां गरीबी रेखा की गणना करते समय प्लानिंग कमीशन ने एक कैलोरी मान का पैरामीटर फिक्स किया था। अब उसी कैलोरी मान को मापने के लिए इनमें से कुछ तत्वों का, इनमें से कुछ मानदंडों का प्लानिंग कमीशन यूज करता था। तो अब आपको बताना है कि गरीबी रेखा की गणना करने के लिए इनमें से किस न्यूनतम मानदंड को आधार बनाया जाता है भारत। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके सामने कि भोजन की आवश्यकता का न्यूनतम स्तर, वस्त्र और जूते, भूमि के स्वामित्व का अभाव, शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकताएं, ईंधन और बिजली। अब इसका आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे सोच लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है भाई। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय क्या क्या देखा जाता है जान लीजिए पहले। कि भोजन की आवश्यकताएं मतलब कोई व्यक्ति कितने, उसके पास कितनी क्वालिटी भोजन उपलब्ध है कि नहीं है। फिर कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश, ये चारों एक साथ याद रखना है। और शिक्षा और चिकित्सा, भोजन, कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश, और दो और चीजें हैं, चिकित्सा और शिक्षा। तो इन पैमानों को ध्यान में रख करके और गरीबी रेखा का, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ठीक है, कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई है तो वो एबव पॉवर्टी लाइन है, और इस लाइन के नीचे कोई है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये ध्यान रखना है कि गरीबी रेखा का जो भारत में आकलन किया जाता था, वो जो भोजन की आवश्यकता वाला था वो कैलोरी आवश्यकता से जुड़ा हुआ था। तो कैलोरी आवश्यकता का मान कितना था कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी इंटेक करता है, मतलब अगर व्यक्ति एक दिन में ऐसा खाना खाता है जिससे कि उसे उसी दिन 2400 किलो कैलोरी की ऊर्जा उसके शरीर के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब कि वह गरीब नहीं है। ठीक है, और शहरों में कितना, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी। तो इस तरीके से ये दो पैरामीटर है कि कैसे कैलोरी मान के आधार पर कि आप कितना इंटेक करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप कैलोरी इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के साथ साथ आप इन सभी चीजों के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में से कोई भी प्रभावित होगा तो आपका भोजन भी प्रभावित हो जाता है। तो इन्हीं सभी के आधार पर हमारे यहां ये मान शुरू किया गया। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अब गरीबी के निर्धारण में भूमि के स्वामित्व का मतलब क्या है। तो कहा जाता है कि अगर आपके पास भूमि नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गरीब हैं। भूमि नहीं है तो भी आप गरीब नहीं है ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास भूमि है, अगर आपके पास भूमि है, अगर आपके पास जमीन है, तो फिर यह मान लिया जाएगा कि इसका मतलब कि आप गरीबी रेखा के अंदर नहीं है। मतलब कि अगर आप कृषि भूमि के मालिक हैं तो आपको सरकार गरीब नहीं मानती। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप कृषि भूमि के मालिक नहीं हैं तो भी सरकार आपको गरीब नहीं कह देगी, लेकिन उसके लिए बाकी जो मानदंड है वो आप पर अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कृषि भूमि है तो फिर सरकार मान लेगी कि आपके पास बाकी सभी मानदंड भी उपस्थित रहे होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर कि ये भोजन की आवश्यकता होना चाहिए, वस्त्र और जूते होना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा, ईंधन और बिजली होनी चाहिए, लेकिन भूमि के स्वामित्व का अभाव यह गरीबी रेखा के आकलन का पैमाना नहीं है। गरीबी रेखा आकलन का पैमाना नहीं है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या इसमें आते हैं, गरीबी रेखा के आकलन में क्या क्या आते हैं, तुरंत काउंट कर लीजिएगा। भोजन, कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश। भोजन, कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश, और शिक्षा और चिकित्सा। इनको पैमाना मान करके हमारे यहां गरीबी रेखा का आकलन किया जाए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में WTO का जो
रूल ऑफ ओरिजिन है, उत्पत्ति का नियम है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? अब भाई पहले तो ये जान लो कि रूल ऑफ ओरिजिन है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति, इसका उपयोग कहां किया जाएगा। अगर आप लोग रूल ऑफ ओरिजिन जानते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। रूल ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट ही क्यों दिया गया यह भी जान लेते हैं। पहली बात तो कि रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है। जब भी कोई दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो एक दूसरे का सामान परचेज करते हैं। उनमें से जैसे अगर भारत ने किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, मुक्त व्यापार संधि किया, तो मुक्त व्यापार संधि का मतलब क्या है कि तुम्हारे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग माल तैयार हो रहा है, वह अगर मेरे देश में आएगा तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, या अगर मेरे देश में कोई माल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वह तुम्हारे देश में जाएगा तो हम उस पर टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अब एक कंडीशन सोचिए कि चाइना, मॉरिशस और इंडिया, या चाइना, सिंगापुर और इंडिया को सोचिए। इंडिया और सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। सिंगापुर ने क्या किया कि उसने चाइना से माल खरीदे काफी सस्ते में और वो सारा माल ला करके भारत में बेच दिया। अब सिंगापुर ने कहा कि हमारे साथ क्या है कि हमारा और इंडिया का फ्री ट्रेड है, तो हमारे यहाँ का बिया हमने चूंकि से चाइना से खरीद लिया है तो हमारा माल हो गया, तो हम इंडिया में बेच सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा कि इंडिया में चाइनीज माल इनडायरेक्टली भर जाएंगे, फिर भारत का मार्केट बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यह कंसेप्ट लाया गया रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हम आपके साथ मुक्त व्यापार संधि करते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करते हैं फ्री, लेकिन हम उसी व्यापार को फ्री करेंगे, उसी वस्तु को पर टैक्स नहीं लगाएंगे जो आपके यहां प्रॉपरली पूरा बना होगा। अगर कहीं और से लिया होगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उस पर हम टैक्स लगाएंगे जो कि टैक्स जेन्युइन लगता है, ठीक है। तो इसलिए रूल ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट लगाया गया। अब कहा जा रहा है कि रूल ऑफ ओरिजिन का नियम कहां कहां लगता है। पहला है कि वाणिज्यिक नीति के उपायों और उपकरणों को लागू करने के लिए, जैसे डंपिंग विरोधी शुल्क और सुरक्षा उपाय के लिए। सेकंड, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातित उत्पादों को मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन व्यवहार या तरजीही व्यवहार प्राप्त होगा। तीसरा, सरकारी खरीद के निर्धारण के उद्देश्य में। अब कह रहा है नीचे दी कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कहां ये विश्व व्यापार संगठन का जो रूल ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट है कहां कहां अप्लाई होता है, अब आइए इसको जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये बातें तो हमने समझ ही ली है कि अगर दो देश आपस में व्यापार करते हैं या कोई भी देश दुनिया के किसी भी देश से सामान मंगाता है, तो ऐसे में वहां पर यह मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल ऑफ ओरिजिन लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर यह समझिएगा कि निर्धारित करना कि कोई उत्पाद कहां से आता है, कच्चा, ये सब हमने चर्चा कर ही ली कि कहां बना है। अब ये सोचिए कि सिंगापुर एक काम करे, सिंगापुर चाइनीज सारा माल लेकर के अपने यहां लाए और उसको अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में हुआ लेकिन ला करके और उसने अपने यहां उसको ढांचा दे दिया। जैसे सारा कच्चा माल चाइना से ला करके और अपने यहां उसको सिर्फ कस दिया और उसको लिख दिया मेड इन सिंगापुर और इंडिया में भेज दिया, तो भी तो ये इनडायरेक्टली चाइना का ही माल हुआ ना। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रूल ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट लाया गया कि कहीं भी कहीं का विनिर्माण संयंत्र में कहीं भी इनपुट ला करके कहीं से बना करके और दुनिया के किसी और देश में बेच दिया जाए और इससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो उससे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि ये जो नियम है लॉ ऑफ ओरिजिन या रूल ऑफ ओरिजिन, ये कहां कहां यूज होती है। जहां भी, जैसे अगर आप चाइना से सेम एग्जाम्पल को रिपीट कर लीजिएगा कि सिंगापुर ने सपोज करिए किसी को रूल ऑफ ओरिजिन करा करके कोई माल चाइना से लेकर के इंडिया में भेज दिया। इंडिया क्या करेगा, अगर इंडिया ने पहचान लिया कि वो माल चाइनीज है तो क्या करेगा, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या लगा देगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कोटा लगा देगा या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगा। उनमें से कोई एक चीज लगा करके और उसका प्राइस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये सुविधाएं इसीलिए दी गई हैं ताकि किसी देश की अर्थव्यवस्था को कोई दूसरा देश प्रभावित नहीं कर सके, उसको बर्बाद नहीं कर सके, ठीक है। तो ऐसे में एमएफएन का कंसेप्ट भी इस पर अप्लाई होता है। जैसे इंडिया ने बहुत सारे देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, लेकिन उस मोस्ट फेवर्ड नेशन में चाइना और पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पहले था, हट गया है। अब सोचिए
हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। कोई पाकिस्तानी माल या चाइनीज माल किसी दूसरे देश जहां के हमने जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है उसके थ्रू हमारे यहां आ जाए तो माल तो चाइनीज हुआ। तो इसी से बचने के लिए वहां पर हमने एक कंसेप्ट लगा रखा है रूल ऑफ ओरिजिन। अब जैसे अगर हम जैसे ही उस माल पर कोई टैक्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैक्स, तो वो देश कहेगा कि भाई ये मेरे माल पे तुम हमारे साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का एग्रीमेंट है, तुम हम पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो हम बोल देंगे कि नहीं नहीं, देखो हमारे पास प्रूफ है कि ये माल तुम्हारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, यह माल कहीं और से मैन्युफैक्चर हुआ है और यहां से चाइना से मैन्युफैक्चर हुआ है और इसीलिए हम इस पर क्या लगा रहे हैं? एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई है। तो इसका मतलब है कि कहीं भी क्या डंपिंग विरोधी टैक्स लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वेरी गुड। या फिर एमएफएन को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत कोई देश है तो वहां से भी इस पर लगाया जाता है। सरकारी खरीद में भी लगाया जाता है, चाहे सरकारें खरीदे या प्राइवेट खरीदे, इससे क्या फर्क पड़ता है? खरीदे कोई भी देश में आ रहा है तो उस पर ये लग जाएगा रूल ऑफ ओरिजिन का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तीनों के तीनों पॉइंट्स में रूल ऑफ ओरिजिन का नियम लगता है। बल्कि अब आपको समझ लेना है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यापार हो रहा है तो उन सभी व्यापारों में अगर माल एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पर रूल ऑफ ओरिजिन का नियम लगेगा, चाहे वो एग्जांपल्स कोई भी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूंजी खाते का हिस्सा है? अब यहां पर दिया गया है पहला कि सऊदी अरब में रहने वाले अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रेषण, दूसरा म्यांमार को दिया गया कर्ज, तीसरा अदृश्य रूप में व्यापार से अर्जित विदेशी मुद्रा। अब इसका सही आंसर बताना है। ये पॉइंट है कि भारत के पूंजी खाते का हिस्सा क्या है। ठीक है, आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिसे आप भुगतान संतुलन कहते हैं, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, लास्ट टाइम में आपका रिवीजन है। भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। अब इसमें भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी देश से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो भुगतान हमेशा संतुलित रहता है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑलवेज रिमेन्स जीरो। जीरो का सेंस है कि जब आप किसी देश को कुछ सामान बेचते हैं तो उसके बदले वो आपको पैसा देता है। मतलब आपके देश में कुछ आपके देश से निकला तो आपके देश में कुछ आया। किसी भी देश से एब्सोल्युटली सिर्फ निकलना और सिर्फ आना नहीं होता है। जब भी कोई ट्रेड होता है तो उसमें कुछ जाता है तो कुछ आता है, मतलब ट्रेड इक्वल रहता है। लेकिन उसके बावजूद ट्रेड में दो देशों के व्यापार में किसी देश को अधिक घाटा होता है, किसी देश को अधिक लाभ होता है। अब उसी को समझना है भुगतान संतुलन। ये दो प्रकार का होता है भुगतान संतुलन। ये सब चीजें जो आज मैं चर्चा कर ले रहा हूं, अब शायद लास्ट में आपको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए ध्यान के साथ कर लीजिएगा। इसके दो खाते होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, ये सब चीजें आपको शायद पता भी हो, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन बस लास्ट में रिवाइज हो रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट या चालू खाता, ठीक है, और ये है कैपिटल अकाउंट और पूंजी खाता। अब इसमें क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या क्या होता है, देखिए ये जो लास्ट टाइम में है इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। करंट अकाउंट में दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है विजिबल या दृश्य खाता और दूसरा होता है इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल या अदृश्य खाता। अब इस दृश्य में और इनविजिबल में और विजुअल में अंतर क्या होता है? विजुअल में क्या होता है? गुड्स। गुड्स मतलब सामान। अगर दुनिया के किसी भी देश से आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे अगर आपने किसी देश के से कार खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, कुछ भी सामान खरीदा, तो वह सामान से जो आपने सामान खरीदा या बेचा उससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा किस खाते में रहेगा? करंट अकाउंट के विजिबल पार्ट में। ठीक है, अब इनविजिबल में क्या होता है भाई? तो इनविजिबल को आप
तीन भाग में डिवाइड कर दीजिए। इनविजिबल में क्या होता है, पहला होता है सर्विसेज, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति दुनिया के दूसरे देश में जाकर के सेवा प्रदान करता है और उसे सर्विसेज के बदले जो सैलरी मिलती है और वो सैलरी जब भारत आता है तो वो पैसा किस में जाएगा, इन करंट अकाउंट के मतलब चालू खाता के अदृश्य मद में जाएगा, ठीक है। दूसरा है इनकम। अब ये इनकम में क्या होता है भाई, तो जैसे अगर आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो वहां आपको क्या होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है ना, अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, या फिर अगर आपने किसी को कोई कर्ज दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, या आप कहीं आपने कोई सरकारी कंपनी से आपने कोई दुनिया के दूसरे देश में सामान भेजा तो उससे जो लाभ हुआ उसको हम डिविडेंड कहते हैं, तो वो डिविडेंड इसमें आ जाएगा, ठीक है, डिविडेंड्स। तो ये सब चीजें इनकम जो हो गया वह भी किसका पार्ट है, इनविजिबल अदृश्य मद का पार्ट है। और तीसरा होता है इसमें ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रांसफर में क्या है, रेमिटेंस। रेमिटेंस, रेमिटेंस आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई भारत का व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रहा है और वहां से अगर अपने परिवार को पैसा भेजता है तो वो क्या कहलाता है, रेमिटेंस कहलाता है, ठीक है। या फिर दुनिया के किसी देश ने आपको डोनेशन दिया तो पैसा तो भारत में आया, ठीक है, या किसी देश से आपको कुछ गिफ्ट मिला, तो ये सब जो पैसा भारत में आता है वो किस में आता है, वो भारत के चालू खाते के अदृश्य मद में शामिल किया जाता है। ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं। दृश्य मद में क्या होता है, दृश्य मद में आप दुनिया से कोई भी देश से व्यापार करते हैं, अगर वस्तु का व्यापार करते हैं तो वो वस्तु व्यापार से जो लाभ होता है वह पैसा दृश्य मद में रखा जाता है, चालू खाते के दृश्य मद में। अगर इनविजिबल मतलब अदृश्य मद में क्या क्या होता है, सर्विसेज जो आप सेवा देते हैं दुनिया के किसी देश से, या फिर अगर दुनिया से आपको इनकम होता है कोई, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो या इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में, या फिर दुनिया से अगर कहीं से भी आपको ट्रांसफर मिला, पैसा आया लेकिन वो एक तरफा रहा है, एक तरफा का मतलब कि उसके बदले में आपने उस देश को कुछ नहीं दिया, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस हो गया, या फिर डोनेशन अगर किसी देश ने आपको दिया किसी काम के लिए, या फिर गिफ्ट, जैसे बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं तो उनको दुनिया के दूसरे देश से डोनेशन मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो हमने हो गया कि चालू खाता समझ लिया, और कैपिटल अकाउंट में भी आपको, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए कैपिटल अकाउंट यहां पे कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट इसको भी तीन पार्ट में कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट भी तीन पार्ट में हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में होता क्या है, पहला तो होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर कोई विदेशी भारत में एफडीआई करता है या एफआईआई करता है, मतलब कि अगर कोई भारतीय शेयर मार्केट के थ्रू विदेशी भारत में पैसा लाता है तो वह पैसा कहां रखा जाता है, तो वह भारत के पूंजी खाते का भाग होता है, ठीक है, भारत के कैपिटल अकाउंट का भाग होता है, करंट अकाउंट का भाग नहीं होता है। तो शेयर मार्केट में जो पैसा होता है वह किस अकाउंट का भाग होता है, वह कैपिटल अकाउंट का भाग होता है, चाहे वह एफडीआई के रूप में हो या एफआईआई के रूप में, ठीक है। दूसरा होता है लोन, जैसे अगर भारत सरकार ने दुनिया के किसी देश से लोन लिया, ठीक है, और चाहे वो किसी निजी व्यक्ति ने लोन लिया, भारत सरकार ने लिया जैसे कि गवर्नमेंट लोन, या फिर अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति ने भी दुनिया के किसी भी देश से लोन लिया तो वह लोन भी किसका पार्ट होता है, पूंजी खाता का, ठीक है। अगर लोन दिया तो पूंजी खाता सरप्लस, और अगर लोन लिया तो पूंजी खाता निगेटिव, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, और तीसरा है एनआरआई बैंक डिपॉजिट। यहीं से प्रश्न बनता है, एनआरआई बैंक डिपॉजिट का मतलब है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो कि भारतीय है लेकिन अभी विदेश में रह रहा है, वह भारत में कोई बैंक में खाता खोले हुए है और वह वहां से अपने बैंक खाते में पैसा जमा कर रहा है, तो वह पैसा भी किस पार्ट माना जाएगा, पूंजी खाते का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं
कि ये रहा आपका चालू खाते का पार्ट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये रहा पूंजी खाते का पार्ट। अब यहीं से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आइए अब पुनः प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूंजी खाते, अब ये चालू खाता नहीं पूछ रहा है, कौन सा खाता पूछ रहा है, पूंजी खाता, कौन सा भारत के पूंजी खाते का पार्ट, पूंजी खाते का। तो पहला है कि सऊदी अरब में रहने वाले अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रेषण, प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेमिटेंस। अब आप लोग बताइए कि रेमिटेंस किसका पार्ट है। अभी आप लोगों ने देखा था कि करंट अकाउंट चालू खाते का पार्ट है, चालू खाते में भी जो अदृश्य मद होता है, जो इनविजिबल अकाउंट है, उसका पार्ट है क्या, रेमिटेंस। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, पूंजी खाते का पार्ट होगा, नहीं होगा, चालू खाते का हो जाएगा। दूसरा, म्यांमार को दिया गया कर्ज, लोन जो होता है वह किसका पार्ट है, तो लोन कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ये आप लोगों ने देखा था यहां पर, ये लोन किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते का पार्ट है। तो अगर हम माने हमने म्यांमार को लोन दिया तो किसका पार्ट हो जाएगा, पूंजी खाते का, सही है। तीसरा, अदृश्य रूप में व्यापार से अर्जित विदेशी मुद्रा, इनविजिबल रूप में, तो इनविजिबल मुद्रा कहां रखी जाती है, किसका पार्ट होता है, तो इनविजिबल किसका पार्ट है, चालू खाते का पार्ट है, ठीक है। तो इनविजिबल वाली जो भी है, चाहे सर्विसेज, इनकम या ट्रांसफर, कोई भी है, किसका पार्ट है, चालू खाते का पार्ट है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी पूंजी खाते का पार्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 2। कह रहे हैं कि सही उत्तर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मुझे उम्मीद है कि ये आपका लास्ट रिवीजन था और ये आपको परफेक्टली अपडेट हो गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वही है ये। अब प्रश्न है कि भारत में घाटे के वित्त पोषण को दूर करने के लिए उपयुक्त है। भाई घाटे, अगर भारत सरकार का घाटा चल रहा है तो घाटा को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। पहला है कि राजस्व घाटा के घटक का भी विकासात्मक व्यय करना या अल्पकालिक चालू खाते घाटे को कम करना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दिए। पहले कह रहे हैं कि घाटे के वित्त पोषण को दूर करने के लिए उपयुक्त है। घाटे का वित्त पोषण का मतलब है कि भारत सरकार का जो राजस्व घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको कैसे कम किया जाए। सरकार का राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं घाटे के वित्त पोषण को करने का, दूर करने का प्रयास। तो पहला है कि राजस्व घाटे घटक का भी, तो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा घाटा है बेसिकली वो राजस्व घाटा ही है। राजस्व घाटा होता क्या है, सरकार का 2 प्रकार का घाटा होता है, एक होता है पूंजीगत घाटा और दूसरा होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब है सरकार का वैसा घाटा, जैसे सरकार ने लोगों को वेतन देना है, अपने सभी इंप्लॉय को, ठीक है, वेतन देना है। वेतन का मतलब कि बार बार दिया जाना है, हर महीने, और इसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। तो ये हो गया राजस्व खर्च। अब राजस्व खर्च हो गया, राजस्व आय क्या है, सरकार टैक्स लेती है, बार बार आता है, सरकार को टैक्स के बदले कुछ देना नहीं होता। तो जो राजस्व मद होता है उसमें क्या होता है कि राजस्व मद में बार बार किया जाने वाला खर्च या बार बार आने वाला आय, लेकिन उस खर्च के बदले सरकार को कुछ देना नहीं पड़े, उस आय के बदले सरकार को कुछ देना नहीं, ठीक है। तो ऐसे में राजस्व घाटा अगर हुआ सरकार का, तो राजस्व घाटा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार को बहुत सारा वेतन और पेंशन देना होता है। जबकि पूंजीगत खर्च क्या होता है, सरकार कोई पूंजीगत व्यय कर रही है, जैसे सड़क बना रही है, रेलवे बना रही है, कोई स्कूल खोल रही है, पुल बना रही, ऐसा व्यय सरकार का जिससे कि बाद में सरकार को आय होना है। राजस्व व्यय, सरकार ने आपको सैलरी दिया, उससे सरकार को आय नहीं होगी। तो अगर सरकार अपने राजस्व घाटे को बैलेंस कर दे तो सरकार का वित्त पोषण सही होगा, घाटा सही होगा, बिल्कुल होगा। सरकार विकासात्मक व्यय करे, ऐसा व्यय करे जो विकास के, मतलब रोड बनवाए, विकासात्मक व्यय का मतलब बेसिकली पूंजी खाते का, सड़क बनवाए, बिजली की सुविधाएं बेहतर करे, रेलवे बनवाए। तो इससे क्या होता है कि सरकार को इसके बाद एक बार बना दिया, अब वर्षों तक सरकार को उससे आय प्राप्त होना है, ठीक है। तीसरा है अल्पकालिक चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना। अब चालू खाता घाटा क्या है, चालू खाता घाटा हम अभी तो पढ़े थे। चालू खाता घाटा व्यापार घाटे का पार्ट है। अब सरकार के व्यापार घाटे का, व्यापार घाटा सरकार से डायरेक्टली, सरकार के राजकोष से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए अगर सरकार के राजकोष से जुड़ा हुआ नहीं है चालू खाता घाटा, ये व्यापार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दुनिया के दूसरे देश के साथ व्यापार से जुड़ा हुआ है,
तो यह सरकार के राजकोष से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसके सरकार के घाटे से इसका डायरेक्ट कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो इसलिए यह नहीं होगा। तो तीसरा नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2 होना चाहिए। चीजें क्लियर हो रही हैं? इतना ही जानना है लास्ट टाइम में, बस आपको इतना ही रिवाइज करना है अपने आप को, ठीक है। आइए, अब यह प्रश्न एक बार यूपीएससी जेंडर बजटिंग के बारे में पूछ चुका है, फिर पूछे जाने की संभावना है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि भारत में जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है कि जेंडर बजट स्टेटमेंट को भारत सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाया गया, मतलब कि जेंडर बजटिंग भारत के बजट में भी शामिल कर लिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को तो बजट कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, सभी मंत्रालयों या विभागों को जेंडर बजटिंग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया गया। तीसरा, योजना स्तर पर महिलाओं की चिंताओं को शामिल करने और परिणाम बजट प्रक्रिया में एक लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए व्यय वित्त समिति के दस्तावेज में लिंग प्रभाव को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है, ठीक है। अब कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है। बेसिकली ये सब जो आप जानना चाहिए, ये सब प्रश्नों का जो उत्तर होगा, उसके लिए आपको एब्सोल्यूट नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग तुक्के से नहीं लगा सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इसका जानकारी जान लेते हैं। बेसिकली 2005-06 का जब बजट तैयार किया जा रहा था, तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम, उन्होंने पहली बार जेंडर बजट का एक कंसेप्ट शुरू किया। जेंडर बजट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सरकार का जो बजट बन रहा है, उस बजट में महिलाओं और बच्चों पर सरकार के बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाना है, बजट का कितना भाग महिलाओं और बच्चों पर खर्च किया जाना है, इसी भाग को जेंडर बजट कहा गया, ठीक है। तो 2005-06 में केंद्रीय बजट के साथ इसको पेश किया गया था, ठीक है, ताकि सभी स्तरों पर जो जेंडर हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सभी स्तरों पर आगे आने का मौका। ध्यान ये रखना है कि 2007 से सभी मंत्रालयों ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ वित्त मंत्रालय और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर के एक जेंडर बजट चार्टर दोनों ने जारी किया, और उसके बाद यह चार्टर में प्रावधान किया गया कि सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं, सरकार के जेंडर बजट चार्टर में किया गया कि इसमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग जो भी हैं, उन्हें अपने यहां जेंडर बजट सेल की स्थापना करनी होगी। तो सभी विभागों में वर्तमान में एक जेंडर बजट सेल स्थापित किया गया है। फिर बाद में जब 1 अप्रैल 2014 को एक प्रोविजन किया गया, और प्रोविजन किया गया कि सरकार परिणाम बजट में, आउटकम बजट जब सरकार बनाएगी, तो उसमें भी क्या करना है, जेंडर के संबंध में, महिलाओं के संबंध में जो परिप्रेक्ष्य है, महिलाओं के संदर्भ में जो आपकी पॉलिसी है, जो आपके खर्चे हैं, उसको उस आउटकम बजट में भी शामिल किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट कब किया गया था? ये 2014 में किया गया था, मतलब अब लागू हो चुका है। तो पहला कि बजट में शामिल है, दूसरा कि सभी मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजटिंग सेल स्थापित कर दिया गया है, लेकिन दस्तावेज में लिंग प्रभाव को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह क्या कर दिया गया है, इसे जेंडर बजट लिंग प्रभाव वाला जो मुद्दा था, वह सरकार ने अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। 2014 के बाद से ही यह लागू है। तो ये सब चीजें हैं कि आपको तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब आप लोग इसको एक बार थोरोली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? गैर कर राजस्व, सरकार के 2 प्रकार के खर्च होते हैं, राजस्व के इनकम होते हैं, एक कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब सरकार को वह आय जो टैक्स के माध्यम से मिलता है, दूसरा सरकार का वैसा आय जो नॉन टैक्स मतलब टैक्स से अलग भी मिलता है, उसे कहते हैं गैर कर राजस्व। कह रहा है कि गैर कर राजस्व में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो पहला है कि लाभ और लाभांश जो सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त करती है। अब ये क्या है, ये गैर कर राजस्व है कि नहीं है? सेकंड, भारत सरकार द्वारा उसके द्वारा अग्रेसित सभी ऋणों में से वसूल किए गए ऋण, ठीक है। सी, सरकार द्वारा प्राप्त बाहरी अनुदान, और डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैर कर राजस्व का पार्ट
नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, लाभ और लाभांश से क्या है, टैक्स है नहीं, तो ये तो होगा, ये टैक्स नहीं है, कर नहीं है, तो गैर कर राजस्व का पार्ट है, तो मतलब ये नहीं बल्कि यह गैर कर राजस्व का पार्ट है। सेकंड, भारत सरकार द्वारा उसके द्वारा अग्रेसित सभी ऋणों में से, सरकार के जो ऋण हैं उनमें से वसूल किया गया ऋण, तो सरकार ने जो ऋण वसूल किया क्या वो टैक्स है, नहीं, तो यह भी टैक्स नहीं है। सरकार द्वारा प्राप्त बाहरी अनुदान, सरकार ने बाहर से कोई अनुदान प्राप्त किया है, टैक्स है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई भी गैर कर राजस्व प्राप्तियों में से शामिल, ये सभी के सभी क्या है, गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट के कुछ बातों के साथ मिलते हैं, और उसके साथ ही लास्ट टाइम में आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, इस पर भी बात करेंगे जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।